नमस्कार, मैं पाटलो पाटिल बाबू महान न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम नागपुर में डॉक्टर लाल सिंह जी जो नीरी के वरिष्ठ वैज्ञानिक है उनसे बातचीत करने वाला है। मेरे साथ सरोजिनी पाटिल है जो बाबू महान न्यूज़ की को फाउंडर है। हम आज लाल सिंह जी से डेंड्रोकलमस की फ्लावरिंग के बारे में बातचीत करने वाले हैं। डेंड्रोकलमस जाइगेंसिया की फ्लावरिंग आई है। हमने ये 5 साल पहले यहाँ प्लांट किया था, लेकिन हम भी कटिंग का ही लेकर के आए थे। और ये पौधा हम अंडमान से लेकर के आए थे, कटिंग का बहुत छोटा पौधा, उनसे रिक्वेस्ट करके। उनके वहाँ छोटा सा उनका बैम्बू की नर्सरी है वहाँ से। तो लेकिन हमारे यहाँ लाने के बाद में ही 5 साल के बाद इस पर फ्लावरिंग आ गई। और हमने इस पर जो नीचे कवरिंग बिछा रखी है, हम इसका सीड कलेक्ट करेंगे और उसमें देखेंगे कि इसकी जर्मिनेशन की क्या वो है, किस तरीके से जर्मिनेट होगा, कितना जर्मिनेशन पैटर्न है। और दूसरी इसके किस तरीके से ये कितने दिन बाद सूखता है। इस तरीके की हम रिसर्च करेंगे, जिसके बेसिस पे नई और कोई टेक्निक्स डेवलप हो जाए। और इसके जर्मिनेशन का पैटर्न क्या है, किस तरीके से कितने दिन में जर्मिनेशन होगा, इन सब पार्ट को रिसर्च करने के लिए ये हमने कवरिंग इसके नीचे बिछाई हुई है। विदिन 2 मंथ्स में नीचे फ्लावरिंग गिरी हुई है उसका। 2 महीने के अंदर सीड भी हमारा तैयार हो जाएगा। तो सीड जैसे ही आएगा फिर हम उस पर आगे की रिसर्च करेंगे। जाइगेंसिया जो स्पीसीज है उस पर वैसे तो जो उसका इनरमोस्ट पीरियड है वो 76 ईयर्स से, उसका फ्लावरिंग 76 ईयर में आता है। हाँ 76 ईयर्स में फ्लावरिंग होता है। लेकिन ड्यू टू स्ट्रेस, जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, फ्लावरिंग पहले भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि हमने कितना उसको स्ट्रेस या ये रखा है। अगर वो स्ट्रेस में ना रहे तो 76 ईयर्स में डेंड्रोकलमस जाइगेंसिया पर फ्लावरिंग होती है। और एक बार फ्लावरिंग होने के बाद में, क्योंकि जो बैम्बू के जो राइजोम से और उसके उस सिस्टम से पूरा जो फास्फोरस और पोटेशियम है वो सीड में चला जाता है। सीड में जब जो फास्फोरस पोटेशियम, एंटायर फास्फोरस एंड पोटेशियम चला जाता है तो सीड पकने के बाद में धीरे धीरे बैम्बू ड्राई होने लगता है। और जैसे ही सीड पेड़ से नीचे गिर जाता है, बैम्बू, एंटायर बैम्बू या तो जो अपने राइजोम को ही छोड़ देता है, स्पेस छोड़ देता है, नीचे गिर जाता है और वो पूरा फिनिश हो जाता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 76 ईयर्स में ही उस पर फ्लावरिंग हो। उस पर फ्लावरिंग पहले भी हो सकती है। लेकिन ये कितने स्ट्रेस पे कितनी पहले फ्लावरिंग हो सकती है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द रिसर्च। ये रिसर्च का विषय है। लेकिन उसका जो बीज होता है सर, प्रीमेच्योर में आ गया तो बीज मिल सकते हैं क्या? अगर उसका सीड है वो? हाँ, उसका जो सीड है, अगर प्री मैच्योर में अगर सीडलिंग आती है तो वो भी एक रिसर्च का पार्ट है। वो देखना पड़ेगा कि उसमें रीजनरेशन उस सीड को लगाने के बाद में वो जर्मिनेट होता है, उसका जर्मिनेशन कैसा है और किस तरीके का, किस तरीके के करैक्टर्स हैं, प्लांट की जो जर्मिनेशन भी हो रहा है तो किस तरीके की ग्रोथ आ रही है। इट इज़ द पार्ट ऑफ द रिसर्च। इस तरीके का हमें अभी डेटा मिला नहीं है, लेकिन वी आर डूइंग द रिसर्च। लेकिन सर आपको मुझे ये जानना है कि जो ह्यूमिडिटी है और ड्राई एरिया है, इस पर स्पीसीज का कोई है क्या? ह्यूमिडिटी बैम्बू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, मोस्टली जो भारत में 137 तरह के बांस हैं जंगलों में, पूरे भारत में। और जो 137 तरह के बांसों के 31 जेनरा हैं। तो इन 31 जेनरा में मोस्टली 2 स्पीशीज ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट हैं। 2 जेनरा, एक जेनरा है डेंड्रोकैलेमस, दूसरा है बैम्बूसा। तो इनके लगभग 40% स्पीशीज ऐसी हैं जो पूरे भारत में हैं। ट्रॉपिकल बैम्बू, वुडी बैम्बू होता है। तो ये जो वुडी बैम्बू है, स्पेशली मोस्ट ऑफ द स्पीशीज बैम्बू प्रेफर करती है कि वो एसिडिक सॉइल या अप टू 7 pH की मिट्टी में उगे, और जहाँ ह्यूमिडिटी मोर देन 95% ह्यूमिडिटी हो तो ईजिली बैम्बू ग्रो पकड़ता है, अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन कुछ बैम्बू की स्पीशीज 8 pH या इससे ज़्यादा pH पे भी ग्रो होती हैं। उनमें से बैम्बूसा बैम्बूस, डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस, टी ओलिवेरी और सूडोऑक्जिनैंथेरा स्टॉक्सियाई, और कुछ स्पीसीज जो केरला से एंडेमिक हैं,
वो ऑकलैंड्रा के कुछ स्पीसीज हैं, वो भी 8 से 9 pH पर ईजिली ग्रो होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीसीज है, किस तरीके की है, किस तरीके का राइजोम है। तो बैम्बू में राइजोम इकोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, उस पर बहुत कम रिसर्च हुई है और रिसर्च करने की ज़रूरत है। थैंक यू। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं सर, आपको धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि आप इस तरह से काम करते आगे जा रहे, इसमें रिजल्ट भी आ जाएंगे और दुनिया को ये भी पता चलेगा भारत के बांस बढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी होगा। नहीं, हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा एक ही एम है कि हम ये चाहते हैं कि जो मिट्टी का कटाव है, हमारे देश में एक मेजर जो समस्या है इरोजन, सरफेस का इरोजन, क्योंकि 1 ग्राम मिट्टी के बनने में भी लगभग 10 साल लग जाते हैं। ये वेदरिंग की प्रोसेस से बनती है। तो मिट्टी का इरोजन कटाव कम से कम हो और ऐसे एरियाओं का चुनाव किया जाए जहाँ बांस लगाया जा सकता है। और बांस लगाना ही ज़रूरी नहीं है, लगाने के साथ साथ वहाँ बांस से रिलेटेड इंडस्ट्री भी लगवाना बहुत ज़रूरी है, जिससे बांस का सदुपयोग हो और बांस के उपयोग से, क्योंकि बांस ऊपर से काटा जाएगा और नीचे उसका राइजोस्फीयर्स और राइजोम्स रहता है जो हर बार रीजनरेट कर जाता है। तो उससे सरफेस इरोजन रुका रहता है। जैसे लो लाइंग एरियाज़ हो गए, नदी नाले के दोनों तरफ के एरियाज़ हो गए, पहाड़ के डिग्रेडेड एरियाज़ हो गए, स्लोप, डिफरेंट टाइप्स के स्लोप्स हो गए। इस तरीके के एरियाज़ में बैम्बू का इस्तेमाल करके इरोजन, भूमि का कटाव ये रोका जा सकता है। धन्यवाद सर। धन्यवाद।